हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जयवीर सिंह आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा ईरान ने भारत से चाहवा रेल प्रोजेक्ट को जो वापस ले लिया, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी इस टॉपिक के बारे में, इस डील के बारे में अच्छे से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। क्या था ये रेलवे प्रोजेक्ट और भारत इसको क्यों डेवलप कर रहा था, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये रेलवे प्रोजेक्ट था कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन को समझने के लिए हम अपना एक छोटा सा मैप है उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा भारत, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है ईरान। जब हम लोग समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो ये रहा अपना भारत, ये है अरेबियन सी मतलब अरब सागर, ये है गल्फ ऑफ ओमान मतलब ओमान की खाड़ी, और ये जो आपको सकरा सा रास्ता दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं हार्मोन स्टेट अर्थात हार्मोन की जल संधि, और इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी। तो यहीं पर ईरान में इस वाले तट पर, ये आप इस वाले तट को देख रहे होंगे ना, इस वाले तट को ईरान में मकरान तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है? इसको मकरान तट के नाम से जाना जाता है। और इसी मकरान तट पर चाहवार पोर्ट स्थित है। मुझे लगता है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक बार इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। ये भारत, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, ये है मकरान तट, और इस मकरान तट पर ही स्थित है क्या? चाहवार पोर्ट। तो भारत जो था वो इस चाहवार पोर्ट को भी डेवलप कर रहा था, और उसके साथ साथ इस चाहवार पोर्ट से लेकर के जहदान तक एक रेलवे लाइन का निर्माण होना था, जिसको भी भारत डेवलप कर रहा था। तो ईरान ने इस रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया है, अर्थात अब इस प्रोजेक्ट को वो ईरान स्वयं से बना रहा है। लेकिन इस पोर्ट को, जो चाहवार पोर्ट है, इसको अभी भी हम ही लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब अभी भी इसको हमको डेवलप करना है। तो समझते हैं आखिरकार ये रेल प्रोजेक्ट था क्या, क्यों भारत ने इसको, मतलब क्यों ईरान ने इसको कैंसिल कर दिया। तो आइए चलिए इसको समझते। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये रेल प्रोजेक्ट क्या था। आइए समझते हैं। वर्ष 2016 में पीएम मोदी ईरान की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पर एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। किस किसके बीच में? ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो उसी टाइम पर भारत और ईरान में एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? भारत में और ईरान में एक समझौता हुआ कि इंडिया चाहवार पोर्ट जो है उसको 10 साल तक यूज करेगा। उसके साथ साथ वो एक रेलवे लाइन को डेवलप करेगा, जो रेलवे लाइन जो होगी वो चाहवार पोर्ट से लेकर के जहदान तक जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वो यहाँ से लेकर के, इस चाहवार पोर्ट से लेकर के इस जहदान शहर तक इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना, इस रेलवे लाइन को बिछाना था। ठीक है। और इसको जो कंस्ट्रक्शन था वो टोटल 2022 में ये कंप्लीट होना था। इसको जो बनाने का जो कार्य दिया गया था वो दो लोगों को दिया गया था, अर्थात दो कंपनीज को दिया गया था। किन किन को? एक तो खुद ईरान की रेलवे, वो इसको डेवलप कर रही थी, और भारत की इरकॉन। इरकॉन मतलब बात करें तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मतलब इसको दो कंपनियों को ये इसका टेंडर दिया गया था। एक तो रेलवे ऑफ ईरान और इरकॉन को, जो कि भारत की कंपनी थी। ये दोनों मिलकर के इस रेलवे लाइन को डेवलप कर रही थी। ठीक है। और इरकॉन को मतलब इसमें $1.6 मिलियन का इन्वेस्ट करना था इस प्रोजेक्ट में। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम व्यापार करते थे, अफगानिस्तान में, तो उसके लिए हमारे पास अफगानिस्तान जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। या तो हम पाकिस्तान होकर के जाएं, और पाकिस्तान की तो आपको सिचुएशन पता ही है। तो इसलिए हम इस पाकिस्तान को बाईपास कर सकें, इसलिए या तो हमारा ये कांडला पोर्ट हुआ या मुंबई पोर्ट हुआ, यहाँ से हम डायरेक्ट अपने चावार पोर्ट जाएं, और चावार पोर्ट से होते हुए, इस रेलवे लाइन से होते हुए सीधे अफगानिस्तान में अपने सामान को पहुंचा दें। मतलब हमारा जो मेन इसका जो वो था, वो ये क्या था? इसको बाईपास करना। इसके साथ साथ हम लोग सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं और यूरोपियंस कंट्री हैं, उन तक पहुंच सकें। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को भारत इस
प्रोजेक्ट को भारत डेवलप कर रहा था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। तो इसके दो मायने निकल के आते हैं। सबसे पहली बात तो ये टू काउंटर द ग्वादर पोर्ट। अभी समझने की कोशिश करते हैं ग्वादर पोर्ट क्या है सीपैक। तो देखिए चाइना जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से होते हुए अपने चाइना का एक शहर है जिनजियांग, उस शहर से होते हुए और इस पाकिस्तान में से होते हुए एक सीपैक का निर्माण कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके तहत ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, इस ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। जैसा कि हमें पता है हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे रहते हैं, वो इसको व्यापार के लिए यूज कर ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर रहा है। तो इसलिए ये हमारे लिए ये वाला जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम पाकिस्तान पर भी नजर रख सकेंगे और उसके साथ साथ चाइना को भी काउंटर कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ही निकल के आता है कि हम लोग यहाँ से आराम से ग्वादर पोर्ट को भी इस पे देखभाल रख सकेंगे चाइना की क्या हरकतें चल रही हैं। तो पहला तो एक यही उसका मेजर पॉइंट हो गया। और इस चाबर पोर्ट से लेकर के ग्वादर पोर्ट के जो बीच की जो टोटल दूरी है वो टोटल 72 किलोमीटर दूरी है, मतलब कोई ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है। आराम से हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आखिरकार चाइना इस पोर्ट पे क्या कर रहा है और उसकी क्या हरकतें हैं। पहला तो इम्पोर्टेंस ये निकल के आता है। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? दूसरा इम्पोर्टेंस ये है, अभी तक जो हम सेंट्रल एशिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज से जो व्यापार करते थे, वो व्यापार करते थे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से होकर के। अर्थात इस मुंबई से हमें कुछ सामान को ले जाना है तो यहाँ से होते हुए लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर होते हुए आप देख रहे होंगे नॉर्थ सी कितना लंबा रूट हम लोगों को फॉलो करना पड़ता था, तब जाकर के यूरोपियन कंट्रीज और इधर के मध्य एशियन कंट्रीज को हम लोग अपना सामान पहुंचा पाते थे। लेकिन इससे क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत ही छोटा रूट हो जाएगा। हम आराम से यहाँ से अपना कोई मुंबई से या गुजरात के कांडला पोर्ट से हमने कोई सामान को लिया, यहाँ पे ईरान भेज दिया, ईरान से होते हुए मतलब इस रेलवे लाइन से होते हुए सीधा हम लोग पहुंच सकते थे जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है वहां तक, और आराम से इजीली हम लोग यूरोप से कनेक्ट हो जाते। तो ये हमारे लिए बहुत छोटा रूट हो जाता और हमको व्यापार करने में भी आसानी रहती। तो इससे हम लोग मतलब इससे हमें मेन दो ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात, पहला इम्पोर्टेंट इस ग्वादर पोर्ट पर नजर रखना। दूसरा कि जो हमारा ट्रेड रूट था वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की आखिरकार ईरान ने ये रेलवे प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर क्यों दिया। तो अभी ईरान का कहना है कि अब इस पोर्ट को हम बिना किसी की हेल्प के, अर्थात अब हमें इंडिया की हेल्प की जरूरत नहीं है, अब हमें इंडिया की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब हम इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद से करेंगे विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब हम इस बिना इंडिया के सपोर्ट के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें हम लोग फंडिंग करने में बहुत डिले कर रहे थे, अर्थात भारत पैसे देने में बहुत डिले कर रहा था। अब भारत पैसे देने में क्यों डिले कर रहा था इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन ईरान का कहना है भारत चाहे तो इस प्रोजेक्ट को बाद में ज्वाइन कर सकता है। और अब इसके लिए इसके जो रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है इसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ की एक कंपनी है ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड, वो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए $400 मिलियन को सैंक्शन कर रही है। लेकिन कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभी ईरान और चाइना में एक डील हुई है $400 मिलियन की 25 साल के लिए, जिसमें चाइना ईरान को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेगा उसके साथ। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चाइना इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में उसकी हेल्प करे। हालांकि ईरान ने इस बात पर खुल के नहीं बोला है कि चाइना इस प्रोजेक्ट को बनाने हमारी हेल्प करेगा, लेकिन भारत और अदर देश ये कयास लगा रहे हैं कि इसमें चाइना इसको इस डील में उसकी हेल्प करें। अब क्यों कयास लगाए जा रहे हैं इसका भी रीजन है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार इंडिया इस प्रोजेक्ट को डिले कर क्यों रहा था, आखिर इसके लिए फंडिंग क्यों नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने 2018 में एक कार्ड्स एक्ट लेके आया। ये कार्ड्स एक्ट क्या था? तो ये कार्ड्स एक्ट था काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, और इसके अंदर इसने 3 कंट्रीज को डाला है, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ये था क्या? ये था कि यदि कोई कंट्री इन 3 देशों के साथ अपने व्यापार रखेगा तो उसे अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा।
अर्थात वो उस पे ज्यादा सेंसस लगा देगा, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसके व्यापार को तहस नहस कर सकता है। तो इस चक्कर में अब जैसे कि आपको पता है कि ईरान एक मतलब पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो सिर्फ पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस चक्कर में जितने भी कंट्रीज थे, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। उसके साथ साथ भारत ने भी उससे तेल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया ईरान से। जब तेल को लेना बंद कर देंगे, जिस उसकी ईरान की इकोनॉमी पूरी की पूरी तेल पर ही डिपेंड रहती है, तो इस चक्कर में उसकी ईरान की इकोनॉमी क्या हुई, बर्बाद हो गई। और उसका जो करेंसी थी वो बहुत जाके उसकी जो करेंसी थी बहुत नीचे गिर गई। इसलिए उसने अपनी करेंसी को नाम ही मतलब करेंसी को भी चेंज कर लिया। अब उसकी पहले करेंसी रियाल थी, लेकिन अब उसने इस करेंसी को चेंज करके तोमान कर लिया, और उसकी जो तोमान कर लिया। अब एक तोमान की जो टोटल वैल्यू है वो 10,000 रियाल से है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझने हमने आपको बताया था कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में चाइना हेल्प कर रहा हो। तो पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त ईरान से कोई भी तेल खरीद नहीं रहा है, मतलब उसकी बिल्कुल इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। तो उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करेगा। तो इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि चाइना इस प्रोजेक्ट में उसको हेल्प करे और इसको फंड दे, उसको पैसे दे। हालांकि उसकी डील हो चुकी है, लेकिन वो उसके अलग डील्स में ऐसा नहीं कहा गया है कि वो उसके और मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना इस प्रोजेक्ट में उसका हेल्प करे। अब बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया क्यों डिले कर रहा था, क्या है इसका मतलब इंडिया का डिले करने का। तो देखो, जैसे कि कार्ड्स एक्ट के बारे में बात करें, क्या हम इस कार्ड्स एक्ट के डर गए हैं, क्या इस क्या हम वास्तव में अमेरिका से डर गए। आइए समझते हैं भारत ने क्यों इस कार्ड्स एक्ट के चक्कर में फंडिंग नहीं की ईरान को, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को भारत को से हाथ धोना पड़ा। तो सबसे पहले तो हम व्यापार की समझने की मतलब भारत का व्यापार कैसा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो चीज समझ दो पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार देखिए, जो हम लोग व्यापार करते हैं उसमें हमें दो ही चीजें होती हैं, या तो घाटा होगा या मुनाफा होगा। घाटा और मुनाफा, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में जो मुनाफा होता है मतलब प्रॉफिट होता है उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, और घाटे को इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब ये इसके मायने क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है ट्रेड सरप्लस और क्या होता है ट्रेड डेफिसिट। तो देखिए, यदि हम किसी कंट्री को कोई माल ज्यादा एक्सपोर्ट करें और उससे इंपोर्ट कम करें, तो हमें होगा सरप्लस। जैसे कि हमने चाइना को, जैसे कि हमने मान लीजिए अमेरिका को 10 चीजें भेजी, लेकिन वहां से सिर्फ 2 चीजों को इंपोर्ट किया, तो ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रेड सरप्लस होगा, मतलब हमें उससे मुनाफा होगा। लेकिन हम वहां से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते, मान लो हम अमेरिका से 10 चीजें इंपोर्ट करते, 10 चीजें मंगाते, उससे 2 चीजें इंपोर्ट करते, तो उस मायने में हमको क्या होता, घाटा होता। तो इसमें हम लोग अब कंपेयर करते हैं कि आखिरकार क्या हमारी स्थिति है ट्रेड की अमेरिका के साथ और क्या स्थिति है चाइना के साथ। जैसे कि आप मैं 2 वर्ष के आंकड़े लेके आया हूँ दोनों के, और हम लोग ट्रेड रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। नहीं आई होगी तो आगे भी इन चीजों में डिस्कस होगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2019 और 20 में भारत का जो व्यापार हुआ है अमेरिका के साथ वो टोटल 88.87 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें हमको 17.42 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। अब देखिए, ये क्या क्या लिखा हुआ, सरप्लस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट किया और वहां से हमने कम इंपोर्ट किया। सेम आप देख लीजिए 2018 और 19 में हमने उसके साथ जो व्यापार किया वो 87.75 बिलियन डॉलर का किया, और जिसमें हमको 16.87 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। तो इसमें भी हमको फायदा हो रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, हमने अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट किया होगा और वहां से कम इंपोर्ट किया होगा। अब बात कर लेते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ हमें देख रहे हैं आपके 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर, मतलब हमारा जो चाइना के साथ जो व्यापार हुआ है वो टोटल वो 81.87 बिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें हमको घाटा ही देख लीजिए कितना हो गया, 48.86 मिलियन डॉलर का हमको घाटा हो गया। ठीक है, आगे वाले आंकड़ों में देखेंगे तो देखिए 18-19 में 87.08 बिलियन डॉलर का हमने उसके साथ वो किया, 87.08 बिलियन डॉलर का हमने उसके साथ व्यापार किया और उसमें भी हमको घाटा हुआ।
एक चीज और यहाँ पे बात करने की, एक चीज और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 18-19 में हमारा व्यापार अमेरिका के साथ था 87.75 बिलियन डॉलर, और 19-20 में देखेंगे तो 88.87 बिलियन डॉलर। अर्थात यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी हमने अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, मतलब हमने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया है, जबकि चाइना के साथ हमने अपने व्यापार को घटाया। हमारा 19 और 20 में व्यापार ज्यादा था, जबकि सॉरी 18-19 में व्यापार हमने ज्यादा का किया था, जबकि 19-20 में हमने व्यापार को उससे कम कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज हम लोग बहुत इम्पैक्ट करती है कि यदि हम अमेरिका के उस कार्ड्स एक्ट को नहीं मानते और हम ईरान को फंडिंग करते रहते या ईरान से तेल लेते रहते, तो हो सकता है हमको व्यापार में घाटा होता और हमें इसको झेलना पड़ता। तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है उसके लिए। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा अभी सबसे ज्यादा व्यापार हो किस देश के रहा है। देखिए, अब हम बात करेंगे वर्ष 2013 से लेकर 2018 तक, तो वो हमारे साथ जो शीर्ष व्यापार करता रहा था, इसका मतलब हुआ हम सब शीर्ष व्यापार करता रहा, जिससे मतलब हम किसके साथ ज्यादा व्यापार कर रहे थे, तो वो कर रहे थे हम लोग चाइना के साथ। कब से कब तक? 2013 से लेकर 2018 तक का सबसे ज्यादा हमने व्यापार किसके साथ किया करते थे? हम लोग चाइना के साथ किया करते थे। लेकिन अभी भारत के साथ जो शीर्ष व्यापार करता राज्य देश, सॉरी, वो अमेरिका है। मतलब 2018 से लेकर 2020 तक जो सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं वो अब अमेरिका के साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट थी इधर, लेकिन इस कार्ड्स एक्ट के चक्कर में हमें हमारा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, ये मेरा पहला वीडियो था, मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूँ, कोई मिस्टेक हो गया हो समझाने में, बोलने में, तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, अपना छोटा भाई समझ के उसको माफ कर दीजिएगा, और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे से आपको वीडियो अपलोड करने की। बाकी यदि कोई भी आप लोग अपना सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।